दोस्तों, सिंगापुर आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस और एक बड़ी सक्सेस स्टोरी के रूप में देखा जाता है। एक शहर जितने इस देश ने अपनी शुरुआत बहुत ही गरीबी से की थी, लेकिन आज यहाँ के सिटीजन्स दुनिया के सबसे अमीर सिटीजन्स में से एक है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यही चीज सिंगापुर के साथ भी है। जिस इकोनॉमिक मॉडल पर उन्होंने अपने देश को खड़ा किया था, आज वो फेल होता दिख रहा है और ऐसी भी आशंका है कि कुछ ही वक्त में सिंगापुर पूरी तरह कोलैप्स भी कर सकता है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे पहुंचा सिंगापुर इस जगह पर, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले जानते हैं कि सिंगापुर ने तरक्की कैसे की। सिंगापुर में पहले आज की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि झुग्गियां हुआ करती थी। आप यहीं की पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये एक स्लम की तरह नजर आएगा। सिंगापुर इतना गरीब देश था कि जब उन्होंने 1963 से अंग्रेजों से आजादी मिली तो वो मलेशिया के साथ मिल गए, लेकिन मलेशिया ने 2 सालों में ही इस देश को बाहर कर दिया और सिंगापुर को मजबूरी में खुद को एक अलग देश डिक्लेयर करना पड़ा। सिंगापुर आज भी बस एक शहर भर ही है, लेकिन आज उसकी जीडीपी मलेशिया से भी ज्यादा है। तो 1965 में मलेशिया द्वारा सिंगापुर को बाहर निकाले जाने के बाद सिंगापुर की कमान ली कुआन यू के हाथ में आ गई और सिंगापुर को ऐसे ही एक लीडर चाहिए था। ली का मानना था कि सिंगापुर के पास सिर्फ एक ही रिसोर्स है और वो है उसके लोग। इसलिए उन्होंने इस ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में ध्यान दिया। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सिंगापुर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम पर चलेगा, यानी जो आदमी योग्य होगा उसे उसके हिसाब से रिवॉर्ड किया जाएगा। यही वजह थी कि सिंगापुर में हाई क्वालिटी फ्रीडम एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन कंपनीज को 10 साल तक की टैक्स एक्सेम्पशन भी देनी शुरू कर दी और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज ने यहाँ पर अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स खोल दिए। इन लोगों के साथ सिंगापुर के पास अपनी एक्सपर्टीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आई, जिसने इनकी इकोनॉमी के इंजन को चलाए रखा। सिंगापुर ने इसके साथ साथ अपने सिटीजन लॉस को भी 80 के दशक में बहुत ही आसान कर दिया, जिससे विदेशी लोगों के लिए यहाँ पर बसना आसान हो गया और सिंगापुर की ग्रोथ में इन्होंने भी एक बड़ा रोल निभाया। लेकिन अब आते हैं आज के समय पर। सिंगापुर को जिस चीज ने सबसे ज्यादा ड्राइव किया था वो थी यहाँ के लोगों की मेहनत। यहाँ पर कमाल का वर्क कल्चर था और सभी लोग खुद को गरीबी से उभारने के लिए उस वक्त तत्पर थे और आज कई जनरेशंस बाद भी यही कल्चर वहाँ पर है। लेकिन इसने एक भयानक रूप ले लिया है। आज सिंगापुर में हर एक चीज के लिए बहुत कंपटीशन है, जिस वजह से सभी को एक फास्ट पेस जिंदगी जीनी होती है और लोगों का वर्क टाइम भी काफी बढ़ गया है। सिंगापुर को लगातार दुनिया की सबसे उदास कंट्री होने का टैग मिलता आया है, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज पूरी तरह बर्नआउट हैं। सिंगापुर में इसके लिए एक शब्द भी है, कियासू। कियासू का मतलब होता है पीछे रह जाने का डर। जब आपके आसपास इतना ज्यादा कंपटीशन हो और आपके दोस्तों से लेकर रिश्तेदार सभी हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हो, तब आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर बना रहता है कि आपको भी आगे बढ़ना है। लेकिन कई साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि सिंगापुर में इसी माइंडसेट की वजह से आज वहाँ के लोगों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। साथ ही इस तरह की इकोनॉमी में क्रिएटिविटी पूरी तरह से ही दबकर रह गई है। ये चीज हमें उनके एजुकेशन सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आपके मार्क्स ज्यादातर डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह के स्कूल्स में पढ़ सकते हैं और उसी के हिसाब से आपकी पूरी लाइफ डिफाइन होती है। सिंगापुर में जॉब्स पाने का सबसे बड़ा जरिया है गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन इन जॉब्स के लिए आपको सिर्फ कोई एक एग्जाम पास नहीं करना है, बल्कि जब आप इनमें अप्लाई करते हैं तो आपको इस वक्त के ही नहीं बल्कि 16 साल की उम्र से कैसे मार्क्स आए हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं। भारत की ही तरह वहाँ भी मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए वहाँ के बच्चे भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर में है। बचपन से ही इन पर 12 से 14 घंटे पढ़ने का प्रेशर रहता है। उनके पास ये चॉइस नहीं है कि अगर वो स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो शायद यूनिवर्सिटी में जाकर उन्हें कवर कर लें। इस तरह के सिस्टम के कारण वो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ यही प्रेशर फिर उनकी एडल्ट लाइफ में भी देखने को मिलता है। सिंगापुर की शुरुआत में सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो सभी को सस्ते घर देंगे, जिसके लिए उन्होंने मैसिव स्केल पर पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई थी। लेकिन तब से अब तक सिंगापुर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती आई है और इसीलिए वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान को छू रहे हैं। कई बार तो एक छोटे से घर के लिए आपको करोड़ों रुपए देने पड़ जाते हैं। जो लोग सिंगापुर के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए तो ये रेट्स और भी ज्यादा हैं। लेकिन सिंगापुर के सिटीजन्स के साथ भी कम परेशानी नहीं है। इन हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा घर बनाने की कोशिश में लगी हुई है।
लेकिन फिर भी आपको एक घर खरीदने में 5 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ सिंगापुर में हाउसेस को लेकर एक पैरेलल मार्केट भी बनी हुई है। जिन लोगों को ये घर मिल जाते हैं वो कई बार इन्हें दोबारा बेच देते हैं और इस तरह से इनका रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिंगापुर सिर्फ एक शहर जितना है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए ये हाउसिंग क्राइसिस आने वाले समय में सिर्फ बढ़ने की ही उम्मीद है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंगापुर में सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है और अगर आपको सिटीजनशिप ना भी लेनी हो तो तब भी आप वहाँ काम कर सकते हैं। इसमें एक पेच ये भी है कि जैसे जैसे वहाँ पर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए कम्पीट करना और भी मुश्किल हो गया है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऐसा लगता है कि सिंगापुर अपनी पीक पर पहुँच चुका है और इससे ज्यादा ग्रोथ वो मेंटेन नहीं कर सकता। सिंगापुर सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि वो इन इमिग्रेंट्स को रोक भी नहीं सकते क्योंकि अब उनकी खुद की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। सिंगापुर के कंपटीशन और महंगाई के कारण वहाँ पर लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। सिंगापुर का फर्टिलिटी रेट आज जापान से भी कम है, जिसका मतलब ये है कि अगर सरकार को लगातार अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है तो उन्हें लेबर फोर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो उनकी पॉपुलेशन उन्हें अब नहीं दे पा रही है। वहीं अगर वो बाहर के लोगों को यहाँ लेकर आते हैं तो उनकी पॉपुलेशन को और ज्यादा सफर करना पड़ता है। यानी कि ये पूरी प्रॉब्लम एक विशियस सर्कल की तरह है और ट्रैप में सिंगापुर पूरी तरह से फंस चुका है। सिंगापुर में खर्चे आज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहाँ आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। सिंगापुर एक ड्राइवर द्वारा रोड के इस्तेमाल पर टैक्स लेता है, यानी कि जितनी देर आपने रोड का इस्तेमाल किया उतना टैक्स आप तक पहुँच जाएगा। ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक गाड़ी खरीदना और उसे मेंटेन करना काफी मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ वहाँ का ये सारा टैक्स का पैसा रोड्स की मेंटेनेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है। वहाँ अपने लिए प्राइवेट लग्जरीज को ओन करना सरकार ने काफी मुश्किल बना दिया है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास हार्ड वर्क के लिए इंस्पिरेशन के रूप में डिजायर नहीं है बल्कि सर्वाइवल है। इसी सर्वाइवल के माइंडसेट ने सिंगापुर को एक स्लम से आज इतने बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस में तब्दील किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सिंगापुर के अंदर जैसे जैसे सीनियर सिटीजन्स की तादाद बढ़ेगी वहाँ पर विदेशी लोग सेटल होने लग जाएंगे। अब ये चीज एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उनके सामने आएगी या फिर ये उन्हें किसी दूसरे इनोवेटिव सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगी। अभी इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये भी मुमकिन है कि अब लोग अपनी फैमिलीज को सिंगापुर से बाहर मूव करना शुरू कर दें। इस मॉडल में उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी है। अगर कोई आदमी सिंगापुर में काम करता है लेकिन उसकी फैमिली बाहर है तो सिंगापुर की सरकार को भी एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और दूसरी तरफ वहाँ रहने वाले लोग भी वहाँ की इकोनॉमी को चलाते रहेंगे। लेकिन ये काफी फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी की तरह है जहाँ एक देश ना होकर सिर्फ एक ऑफिस की तरह हो जाएगा, जहाँ पर लोगों का मेन फोकस सिर्फ काम करने पर ही होगा। उनकी पर्सनल लाइफ्स कहीं और शिफ्ट हो चुकी होंगी। खैर, आपको क्या लगता है आने वाले समय में सिंगापुर में क्या होने वाला है? क्या उनकी ग्रोथ रुकेगी या उनकी सरकार को अपने इकोनॉमिक मॉडल को ही बदलना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।